नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं। आज आपको हिंदुस्तान की गेहूं डिप्लोमेसी के बारे में बताना चाहता हूं। पूरी दुनिया में मेरे हिंदुस्तान के गेहूं डिप्लोमेसी का डंका बज रहा है। आज आपसे अपने हिंदुस्तान के गेहूं के बारे में बात करना चाहता हूं, जो देश और दुनिया में मशहूर हो रहा है। उधर रूस यूक्रेन युद्ध के हालात लगातार बिगड़े हुए हैं। दुनिया के कई देशों में गंभीर गेहूं संकट छाया हुआ है। जिन देशों में गेहूं की किल्लत है, वो देश मेरे हिंदुस्तान की तरफ नजरें गड़ाए बैठे हैं। मेरे हिंदुस्तान के गेहूं में दुनिया के कई देशों की आवाम भूख मिटाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मेरे हिंदुस्तान की कोशिश है कि सबसे पहले अपने देश के लोगों की जरूरत को पूरा करें, मगर मेरे हिंदुस्तान की सरकार की नजर पड़ोसी और जरूरतमंद देशों पर भी है। हिंदुस्तान की गेहूं डिप्लोमेसी दुनिया की ट्रेंड पॉलिटिक्स पर असर छोड़ रही है। हिंदुस्तान की गेहूं डिप्लोमेसी कैसे विवादित बयान के बाद फजीहत की भरपाई कर रही है, कैसे इस्लामिक देशों के साथ डिप्लोमेसी का डैमेज कंट्रोल कर रही है, इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ दूसरे दिन भी जारी रही। इधर राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंचे, उधर कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन करने पहुंचे। दूसरे दिन भी हाई वोल्टेज ड्रामा पूरे दिन चलता रहा। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को सड़क पर हंगामा करता देखा गया। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया और दिल्ली के अलग अलग थानों में बिठाया गया। राजस्थान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार पर बेवजह सख्ती का गंभीर आरोप लगाया। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से क्या क्या पूछताछ की, यह मैं आपको बताऊंगा। राहुल गांधी के जवाबों से ईडी के अधिकारी कितने संतुष्ट नजर आए, यह भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। दुनिया में परमाणु हथियारों की रेस लगी है। पूरी दुनिया में 12,000 से ज्यादा परमाणु हथियार इकट्ठा हो चुके हैं। रूस युद्ध यूक्रेन के बीच यह रेस बेहद खतरनाक साबित हो रही है। परमाणु हथियारों की रेस में मेरे हिंदुस्तान की क्या पोजीशन है, यह भी आपको बताऊंगा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की कैसी तैयारी है, यह भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। परमाणु हथियार इकट्ठा करने की बाकी देशों की मंशा क्या है, इसके नफे नुकसान के बारे में आपको दिखाऊंगा भी और आपको बताने की कोशिश भी करूंगा। मैं दुनिया की आवाज को देश तक पहुंचाता हूं। अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को मैं दिल्ली तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज।
मेरे किसान भाई बहन मेरे हिंदुस्तान की शान है। मेरे किसान भाई बहनों ने हिंदुस्तान में गेहूं की रिकॉर्ड दर पैदावार की। इससे मेरे देश का मान सम्मान बढ़ा है। एक बीजेपी के विवादित बयान के बाद लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। विवादित बयान की वजह से दुनिया भर के देशों में काफी ज्यादा फजीहत हुई। दुनिया के कई देशों ने मेरे हिंदुस्तान के बारे में बुरा भला भी कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे किसान भाइयों की वजह से आज देश को अपनी छवि सुधारने का जबरदस्त मौका मिला है। विवादित बयान से हुए नुकसान की भरपाई करने का मौका मिला है। मेरे देश के अन्नदाताओं ने जो रिकॉर्ड तोड़ गेहूं की पैदावार की है, उससे हिंदुस्तान की ताकत को और बढ़ा दिया है। दुनिया के जरूरतमंद देशों को हिंदुस्तान के आगे झुका रहा है। जो देश कल तक हिंदुस्तान के विवादित बयान पर ज्ञान दे रहे थे, वो देश आज मेरे हिंदुस्तान की तरफ नजरें गड़ाए बैठे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ कमाल मेरे हिंदुस्तान में रहने वाले किसान भाई बहनों का है, मेरे देश के अन्नदाताओं का है। बीजेपी नेता के विवादित बयान से आए उबाल को सबने देखा। विवादित बयान पर देश और दुनिया में जारी विरोध प्रदर्शनों को सबने देखा। दुनिया में भारत की छवि को बिगाड़ने का पाकिस्तानी प्लान भी सबने देखा। गल्फ देशों की तरफ से भारत को मिली तीखी प्रक्रिया को भी सबने देखा। अब बारी भारत की है। विवादित बयान से हुई फजीहत से बाउंस बैक की तैयारी भारत की है। भारत को यह गौरवशाली मौका गेहूं के उत्पादन से मिला है। दुनिया भर में विवादित बयान के बाद जिस बड़बोलेपन का सामना भारत को करना पड़ा, उससे प्रभावशाली अंदाज में उबरने का मौका देश के किसानों ने देश को दिया है। आज दुनिया के कई सारे देश गेहूं के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। आज दुनिया के कई सारे देश रोटी के लिए भारत की ओर देख रहे हैं, ताकि वे अपनी आवाम को रोटी मुहैया करवा सकें, गंभीर अन्न संकट से उबार सकें। भारत से गेहूं आयात की उम्मीद बांधे दुनिया के देशों की लिस्ट में इंडोनेशिया और बांग्लादेश समेत 5 इस्लामिक देशों के नाम शामिल हैं। इनमें कुछ हैं जिन्होंने भारत को कुछ ज्यादा ही आंख दिखाई है, ये जानते हुए कि भारत में सभी धर्मों का सम्मान रहा है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा विविधता वाला सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पाकिस्तान के उकसावे में आकर इन इस्लामिक देशों ने भारत को भला बुरा कहने में जरा भी परहेज नहीं किया। पाकिस्तान के उकसावे में आकर भारत की वैश्विक छवि बिगाड़ने से जरा भी परहेज नहीं किया। अब गेहूं भारत को गर्व करने का मौका दे रहा है। गेहूं उत्पादन की ताकत भारत के अपर हैंड को दुनिया के सामने रख रही है। भारत से गेहूं आयात की इच्छा रखने वाले देशों की लिस्ट पर नजर डालें तो भारत की ताकत का अंदाजा अच्छे से हो जाता है। विवादित बयान सामने आने के बाद भारत के आंतरिक मामले पर टिप्पणी करने वाले कुछ इस्लामिक देश ओमान, यूएई, बहरीन, इंडोनेशिया, कतर, कुवैत, ईरान, सऊदी अरब, भारत से गेहूं आयात का अनुरोध करने वाले देश इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ओमान, यूएई और यमन। हालांकि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने एक संतुलित प्रतिक्रिया दी, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया के साथ ओमान, कतर,
कुवैत जैसे देशों ने भारत की फजीहत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऐसा भी नहीं है कि विवादित बयान वाले घमासान में सभी इस्लामिक देशों ने तल्ख प्रतिक्रिया दी हो। मलेशिया, इराक और बांग्लादेश जैसे देशों ने संयम रखा। आज जब इन इस्लामिक देशों पर गेहूं का संकट गहराया है, ये देश भारत की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। भारत अपने गेहूं डिप्लोमेसी पर बारीकी से काम कर रहा है। 5 इस्लामिक देशों की तरफ से मिले आयात अनुरोध पत्र पर भारत गंभीरता से विचार कर रहा है। भारत ने पिछले महीने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है। अपने घरेलू बाजार में गेहूं उपलब्धता का मूल्यांकन करने के बाद ही भारत इन इस्लामिक देशों के साथ किसी और देश को गेहूं निर्यात का निर्णय लेगा। जब से रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया में गेहूं का संकट गहराया है, तब से ही दुनिया के गेहूं डिप्लोमेसी पर भारत का डंका बज रहा है। ऐसे में इस्लामिक देशों के लिए भारत की फजीहत करना उनके गले की फांस बन गया है। जबकि भारत का रवैया गेहूं के मामले में जरूरतमंदों को रोटी मुहैया करवाने के मामले में नरम रहा है। 13 मई को भारत ने अपने घरेलू इस्तेमाल को देखते हुए गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। बावजूद इसके भारत ने अपने पड़ोसियों और जरूरतमंद देशों को गेहूं निर्यात का ऑप्शन खुला रखा। यही नहीं, भारत इंडोनेशिया और बांग्लादेश समेत कुछ देशों को 5 लाख टन गेहूं के निर्यात की मंजूरी दे चुका है। इसके साथ ही केंद्र सरकार विदेशों से लगातार मिल रहे गेहूं आयात के अनुरोध को देखते हुए करीब 12 लाख टन गेहूं का निर्यात करने की मंजूरी देने की तैयारी में है। तालिबान शासन आने के बाद अफगानिस्तान में गंभीर अन्न संकट तो भारत को पहले ही परेशान कर चुका है। भारत तमाम विरोधाभासों को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान को दान के तौर पर 10,000 मीट्रिक टन गेहूं पाकिस्तान के रास्ते भेज चुका है। अगले दौर के लिए मार्च के आखिर में भारत सरकार और UNWFP ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए दान के तौर पर 10,000 मीट्रिक टन गेहूं की अगली खेप भेजने के लिए दूसरे समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत की गेहूं डिप्लोमेसी अफगानिस्तान के साथ रिश्ते रिवाइव करने का काम तो कर ही रही है, साथ ही इसके जरिए पाकिस्तान की फजीहत भी खूब होती रही है। भारत की तरफ से अफगानिस्तान भेजे जा रहे गेहूं की खेप को गलत तरीके से हथियाने की पाकिस्तान की नापाक कोशिश दुनिया के सामने आ चुकी है। ये बात अफगानिस्तान ही दुनिया को बता चुका है। 31 मई को तालिबान के सुरक्षा अधिकारियों ने हेलमंड प्रांत में अवैध तरीके से सीमा पार कर पाकिस्तान जा रहे गेहूं लदे 50 ट्रकों को रोका। ये गेहूं भारत ने अफगानी नागरिकों के लिए भेजे थे। एक बार अफगानिस्तान पहुंचने के बाद गेहूं भरे ट्रक वापस पाकिस्तान पहुंच रहे थे। पाकिस्तान पहले भी भारत से भेजे जा रहे गेहूं की मदद को बाधित करता रहा है। पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान जा रहे गेहूं की चोरी की खबरें भी सामने आती रही हैं। पाकिस्तान के हथकंडों से परेशान अफगानिस्तान और भारत की मदद के लिए ईरान सामने आ रहा है। भारत की तरफ से गेहूं के लिए अन्य मदद को बाया पाकिस्तान की बजाय अब ईरान के चाबहार पोर्ट से होकर भेजने पर विचार किया जा रहा है। भारत की गेहूं डिप्लोमेसी एक साथ कई लक्ष्य साधने का काम कर रही है। एक तरफ पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम तो चल ही रहा है, दूसरी तरफ विवादित बयान के बाद डैमेज कंट्रोल में भी भारत की गेहूं डिप्लोमेसी जबरदस्त कारगर साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पूरी दुनिया पर गेहूं संकट गहराता जा रहा है। दुनिया के कई देशों में जरूरतमंद देशों की उम्मीद बन रहा है मेरा हिंदुस्तान। दुनिया के कई देशों की भूख मिटा रहा है मेरा हिंदुस्तान। और यह सब हो रहा है मेरे देश के अन्नदाताओं की वजह से, और यह सब हो रहा है मेरे किसान भाइयों की वजह से। मैं अपने देश के अन्नदाताओं को दिल से सलाम करता हूं, जिसकी वजह से आज मेरे हिंदुस्तान की
शान बढ़ रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पिछले महीने हिंदुस्तान की सरकार ने अपने गेहूं निर्यात पर बैन लगा दिया था। अपने पड़ोसी देशों को और जरूरतमंद देशों को मेरे मुल्क की सरकार मदद कर रही थी। उन्हें गेहूं देने की लगातार कोशिश हो रही थी और इसी वजह से दुनिया बेचैन भी थी। और यह सब कुछ हुआ मेरे किसान भाइयों की वजह से। दुनिया भर में बढ़ी भारत के गेहूं की मांग। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बिगड़े हालात। भारत के गेहूं निर्यात पर बैन बनी सुर्खियां। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम IMF को भारत के गेहूं की चिंता। भारत ने गेहूं निर्यात पर बैन क्या लगाया, दुनिया में हंगामा मच गया। भारत के गेहूं ने विश्व बाजार को बेचैन कर दिया। भारत के गेहूं ने दुनिया के बाजार में तहलका मचा दिया। भारत गेहूं देगा या नहीं? भारत गेहूं देगा तो किसे देगा? भारत गेहूं देगा तो किस रेट में देगा? तमाम तरह के सवाल दुनिया के बड़े कारोबारियों को परेशान कर रहे हैं। दुनिया के राजनेताओं को भारत के साथ रिश्ते सुधारने का दबाव बना रहे हैं। वैश्विक पटल पर भारत का गेहूं लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तक को भारतीय गेहूं की चिंता है। इस्लामिक देशों की हालत आज सबके सामने है। जो देश विवादित बयान वाले घमासान में भारत की छवि बिगाड़ने में जरा भी परहेज नहीं बरत रहे थे, आज गेहूं के लिए लाइन लगाए खड़े हैं। भारत के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। गेहूं मिलेगा तो आवाम को रोटी नसीब होगी, क्योंकि दुनिया में गेहूं का संकट गहराया है। जब से रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, तब से रूस की सेना ने यूक्रेन को घेर रखा है। तब से रूस की सेना यूक्रेन की तबाही की दास्तां लिख रही है। दुनिया पर गंभीर अन्न संकट खड़ा हो गया है। इन दो देशों के संघर्ष ने दुनिया में गेहूं का गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश है। दुनिया के गेहूं निर्यातकों में यूक्रेन का 5वां नंबर आता है। रूस और यूक्रेन दोनों मिलकर दुनिया का 25% गेहूं निर्यात करते हैं। लेकिन आर्थिक प्रतिबंधों और युद्ध के चलते दुनिया में गेहूं की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें 40% तक बढ़ गई हैं। इससे यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के करोड़ों लोगों के लिए खाद्य संकट पैदा हो गया है। वहीं इस बीच दुनिया की नजर टिकी है भारतीय गेहूं पर, क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। वाणिज्य मंत्रालय के बयान के मुताबिक 2022-23 के लिए भारत में गेहूं का अनुमानित उत्पादन लगभग 105 मिलियन मीट्रिक टन है। देश की 130 करोड़ आबादी की जरूरतों के लिए 30 मिलियन मीट्रिक टन की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र की फूड एजेंसी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने अनुमान जताया है कि भारत 2022-23 में 70 लाख टन निर्यात करेगा। दुनिया के बाजार में भारतीय गेहूं की मांग के पीछे एक बड़ा कारण इसकी कम कीमत है। रूस के बाद गेहूं के बड़े उत्पादों में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस का नाम आता है। इन देशों से गेहूं खरीदना महंगा सौदा माना जाता है। ऐसे में विशेषकर कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देश भारत की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक कीमतें बढ़ने के बाद भी भारतीय गेहूं अंतर्राष्ट्रीय भाव की तुलना में 40% सस्ते में उपलब्ध है। बड़ा और बेहतर उत्पादक होने के बावजूद दुनिया के बाजार में भारत गेहूं निर्यात को महत्व नहीं देता रहा। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत पर निर्यात का दबाव बन रहा है। गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध के बाद भारत के सामने मिस्र समेत करीब 12 देशों ने अपनी गेहूं की डिमांड रखी है। उम्दा किस्म का गेहूं और कीमत सबसे कम बड़ा कारण है, जिसकी वजह से दुनिया के कई देश अपने नागरिकों के पोषण के लिए भारत से उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसी वजह से दुनिया के ट्रेड पॉलिटिक्स में भी भारतीय गेहूं की चर्चा है। पिछले दिनों भारतीय गेहूं से जुड़ी फेक न्यूज का सैलाब सा दिखा।
जिसमें तुर्की के द्वारा भारत के गेहूं को सड़ा बताकर लौटाने वाली खबर भी दिखी। इसके तुरंत बाद भारत का गेहूं ठुकराने वालों में मिस्र का नाम भी सामने आया। बताया तो यह भी गया कि करीब 56,000 टन गेहूं से लदा जहाज रूबेला वायरस का हवाला देकर लौटाया गया, जबकि बाद में जांच में पाया गया कि यह गेहूं तो नीदरलैंड से भेजा गया था। क्वालिटी में भी कोई कमी नहीं पाई गई। पड़ताल में गेहूं वाली सियासत का सच सामने आया। वैश्विक अनाज सप्लायर के तौर पर भारत की छवि बिगाड़ने के नापाक इरादे का भी खुलासा हुआ। भारत का गेहूं दुनिया की ट्रेड सियासत को भी गरमा रहा है। दुनिया में भारत बड़े गेहूं सप्लायर के तौर पर न उभर सके, इसके लिए भी जाल बिछाया जा रहा है। जानकार इस सारे खेल के पीछे यूरोप के कुछ मुट्ठी भर ट्रेडर्स को जिम्मेदार बता रहे हैं, जो मध्य पूर्व और अफ्रीका के बाजारों के गेहूं व्यापार को नियंत्रित करते हैं। जो भी हो, रूस यूक्रेन के बाद बदले वैश्विक हालात में भारत के गेहूं की धूम मची है। भारत के गेहूं डिप्लोमेसी पर दुनिया की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और राष्ट्र की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी से लगातार ईडी के अफसर पूछताछ कर रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सड़कों पर अपने नेताओं का बचाव करने के लिए हंगामा कर रहे हैं। आखिर राहुल गांधी से कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं, बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है राष्ट्र की आवाज में। कल भी राहुल गांधी से ईडी ने लंबी पूछताछ की थी और आज भी ईडी के अफसर लगातार राहुल गांधी से पूछताछ कर रहे हैं। कल भी राहुल गांधी से लंच के बाद ईडी के अफसर ने पूछताछ की और आज भी ईडी के अफसर लगातार राहुल गांधी से पूछताछ कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी सवाल कर रही है और गुस्से से लाल हो रहे हैं कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता। मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस देश का सबसे पुराना सियासी दल है। आजादी के बाद जब सियासी दल का देश पे सबसे लंबा शासन रहा, वो कांग्रेस पार्टी रही। बावजूद इसके कांग्रेस अपने ही देश की एजेंसियों पर विश्वास नहीं कर रही है और पूरे देश को हैरान कर रही है। ईडी के सवाल, राहुल के जवाब। 2 दिन 4 राउंड। गले की फांस बना नेशनल हेराल्ड। देश का सबसे पुराना सियासी दल इन दिनों परेशान है। ईडी के सवालों से हलकान है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ईडी के रडार पर हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी से लंबी पूछताछ की। पहले दिन की तरह ही दूसरे दिन भी 2 दौर में ईडी ने राहुल गांधी से सवाल किए। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक ईडी ने राहुल गांधी से पूछने के लिए सवालों की लंबी लिस्ट तैयार की। उनमें से जो 5 अहम सवाल हैं, वो न्यूज इंडिया आपको बता रहा है। यंग इंडियन से गांधी परिवार का क्या नाता है? यंग इंडियन के शेयर अपने नाम क्यों किए? यंग इंडियन में कितने फीसदी हिस्सेदारी है?
90 करोड़ का लोन क्यों माफ किया? यंग इंडियन में और किसके शेयर हैं? ईडी के सवालों के राहुल गांधी ने क्या जवाब दिए? ये खबर तो अभी मीडिया में नहीं आई है, लेकिन राहुल से जिस तरह ईडी सवालात कर रहा है उससे कांग्रेस बेहद खफा है। कांग्रेस को लगता है कि उनके नेता को बेवजह परेशान किया जा रहा है। राहुल जी को या सोनिया जी को जो दिया गया है नोटिस ईडी का, मैंने सुबह भी आपको कहा था, जब यही केस 2015 के अंदर क्लोज हो गया, एफआईआर लग गई, उसके बाद में क्या जरूरत थी? मोदी जी के आने के बाद में एफआईआर लगी है, तफ्तीश होने के बाद में क्या जरूरत थी? उसको आपने बाद में वापस खोल करके तंग करने का षड्यंत्र किया है। और जो आपकी फितरत के अंदर है, पूरे मुल्क में आप देख रहे हैं कि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, पूरा देश जानता है। लोग दुखी हैं पर इनके भय से बोल नहीं पा रहा है। प्रधानमंत्री जी, कभी आप एक प्राइवेट कंपनी के नुमाइंदे बनकर राफेल का ठेका फ्रांस में दिलवाते हैं और कभी एक प्राइवेट कंपनी का नुमाइंदा बनकर श्रीलंका में प्राइवेट कंपनी को बिजली का ठेका दिलवाने की सिफारिश करते हैं। श्री राहुल गांधी ने मुट्ठी भर उद्योगपतियों के नुमाइंदे बने प्रधानमंत्री से सवाल कर उनको कटघरे में खड़ा कर दिया, इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है। दोस्तों, क्रोनोलॉजी समझिए, देशवासियों क्रोनोलॉजी समझिए। मोदी सरकार ने बौखलाकर इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यानी ईडी के पीछे छिपकर आपकी सत्यनिष्ठा की आवाज पर हमला बोला है। ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। मोदी सरकार पर विपक्ष के नेताओं को परेशान करने का आरोप लगा रही है, लेकिन ये नहीं बता रही कि उसके पास ईडी के सवालों का जवाब क्यों नहीं है। इसी बात को बीजेपी भी आधार बना रही है और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का साथ देने का आरोप मढ़ रही है। क्या ये हकीकत नहीं है कि इन सारे विषयों को लेकर, नेशनल हेराल्ड के विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी ट्रायल कोर्ट में भी गई थी, कांग्रेस पार्टी दिल्ली के हाई कोर्ट में भी गई थी, और जब दिल्ली के हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में उन्हें अपने फेवरेबल वर्डिक्ट, उनके फेवर में वर्डिक्ट नहीं मिला, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रथम दृष्टया यह बहुत ही चिंताजनक केस है और कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि गांधी परिवार के जो दोनों अक्यूज्ड हैं, वैसे ये अक्यूज्ड नंबर 1 सोनिया गांधी है इस केस में और अक्यूज्ड नंबर 2 राहुल गांधी है, इन दोनों के क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह दिल्ली के हाई कोर्ट ने लगाया था। नेशनल हेराल्ड की कहानी करीब 9 दशक पुरानी है। आजादी से पहले इस अखबार को आजादी की आवाज बुलंद करने के लिए चलाया गया, लेकिन आजादी के बाद यह अखबार कांग्रेस का मुखपत्र बन गया। घाटे से उबारने के लिए कांग्रेस ने अखबार चलाने वाली कंपनी को लोन दिया और फिर खुद ही उसके शेयर भी ले लिए। ये कब और कैसे हुआ ये तो कांग्रेस ही जाने, लेकिन इस पूरे मामले को उठाया सुब्रमण्यम स्वामी ने। सुब्रमण्यम स्वामी ने 10 साल पहले 2012 में नेशनल हेराल्ड केस की शिकायत की और अब तक पूरी शिद्दत से इस केस में दिलचस्पी बनाए हुए हैं। जहाँ तक यंग इंडियन थी, उसकी पेड अप कैपिटल सिर्फ 5 लाख थी, तो ये 50 लाख इन्होंने कहाँ से ढूंढ के लाए। तो हमने उसकी अकाउंट्स देखी, उसमें लिखा है कि हमें डोटेक्स से कर्जा मिली है। तो मैंने जाकर जांच किया तो वहाँ एक छोटी कमरे में ये जो हवाला के लोग होते हैं ना, एक बिल्डिंग में बहुत होते हैं, सब छोटे छोटे एक कमरे में सब बिजनेस करते हैं। उनसे मैंने बात करवाया किसी मेरे प्रतिनिधि की, और उन्होंने कहा कि नहीं, राहुल गांधी ने हमसे कहा था कि कर्ज़ा चाहिए। हमने कहा कर्ज़ा क्यों, हम आपको दान दे देंगे। तो उनकी जो डोटेक्स है उसकी जो अकाउंट्स में इसमें लिखा है डोनेशन, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी की अकाउंट्स में लिखा है नेशनल यंग इंडियन में लोन, कर्जा 0, जमानत 0। अभी कभी ऐसा कोई लोन हो सकता है? जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सियासत देश में कोई पहली बार नहीं हो रही है। जांच एजेंसियों को सरकार का पिट्ठू बताना विपक्ष की पुरानी रवायत है।
फिर चाहे विपक्ष में कोई भी क्यों ना हो। हालांकि इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि जांच एजेंसी पूरी तरह से स्वतंत्र है, लेकिन ईडी की कार्रवाई पर भीड़ तंत्र का दबाव बनाना कहां तक जायज है? जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा देश पर शासन किया, उसे अपने ही देश की जांच एजेंसियों पर क्यों एतबार नहीं है? और क्यों बार बार विपक्ष जांच एजेंसियों को टारगेट कर रहा है? ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देश पूछ रहा है, लेकिन समझ नहीं आता कि कांग्रेस नेताओं के पास जवाब है या नहीं, या वो देना नहीं चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और राहुल गांधी से इस सवाल पर कांग्रेस कितनी लाल है, उनके नेता कितने लाल हैं सड़कों पर, ये पूरी दुनिया देख रही है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की है। आखिर वो कौन से सवाल होंगे जो ईडी के अधिकारी राहुल गांधी से पूछ रहे, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उसका पहला सवाल, यंग इंडिया से कैसे गांधी परिवार का क्या नाता है? दूसरा सवाल, यंग इंडिया ने के शेयर अपने नाम कैसे क्यों किए राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने? यंग इंडिया में कितने फीसदी हिस्सेदारी है, यह भी सवाल उनसे पूछ रहे हैं। हालांकि सब जानते हैं कि 38% 90 करोड़ का लोन क्यों माफ किया गया, चूंकि राहुल गांधी से ये सवाल पूछे जा रहे हैं। यंग इंडियन में और कितने किसके शेयर हैं? ये तमाम वो सवाल हैं जो राहुल गांधी से लगातार पूछे जा रहे हैं। कल भी पूछे गए, आज भी पूछे जा रहे हैं, और खबर यह भी आ रही है कि कल भी उनसे सवाल पूछे जाएंगे। उधर दुनिया में परमाणु हथियारों की रेस परेशान करने वाली है। करीब 77 साल पहले पहली बार परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। 77 साल पहले दुनिया ने परमाणु हथियार के विनाश को देखा। उसकी दहशत आज भी पूरी दुनिया में कायम है। बावजूद इसके दुनिया के तमाम बड़े देश परमाणु हथियार जमा करने की रेस में लगे हैं। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, रूस और अमेरिका के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। रूस और अमेरिका अपनी परमाणु ताकत की वजह से दुनिया को आंख दिखाते हैं। अब इस परमाणु हथियारों से करीब 77 साल पहले दुनिया की विनाश देख चुकी है कि किस तरीके से हथियारों का इस्तेमाल हुआ, और दुनिया इससे सबक लेने की बजाय विनाश के हथियारों को अपनी ताकत के तौर पर नुमाइश कर रही है। दुनिया में विनाश के हथियारों की बेदिमागी दौड़, बढ़ते परमाणु हथियार, बेमौत मरेगी दुनिया। परमाणु शक्ति से फिर होगा दुनिया का संहार। पूरी दुनिया रूस यूक्रेन जंग की तबाही को बड़े करीब से देख रही है। यूक्रेन की कराहती हालत उनकी तस्वीर देखते ही नजर आ जाएगी। चारों तरफ मानवता को झकझोर देने वाली तस्वीरें तांडव करती नजर आ रही हैं। मगर इस जंग के बीच खुद को सबसे समझदार और ताकतवर समझने वाला इंसान हथियारों की अंधी दौड़ में फिर से शामिल कर चुका है। ये हम नहीं कह रहे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक ताजा रिपोर्ट में सामने आई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। SIPRI की रिपोर्ट बताती है कि चीन, पाकिस्तान समेत सारे देश एटॉमिक हथियारों का जखीरा बढ़ा रहे हैं।
इस वक्त पूरी दुनिया में 12,700 से ज्यादा एटॉमिक हथियार हैं। किसके पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड? दुनिया में रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। दूसरे नंबर पर सुपर पावर अमेरिका है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए इसे समझाते हैं कि किस देश के पास विनाश के कितने हथियार हैं। रूस 5,977, अमेरिका 5,428, चीन 350, फ्रांस 290, ब्रिटेन 225, पाकिस्तान 165, भारत 160, इजराइल 90 और नॉर्थ कोरिया 20। रूस यूएस के पास 90% परमाणु हथियार। इस सदी की शुरुआत में दुनिया के 34,000 से ज्यादा परमाणु हथियार थे। SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक एटॉमिक पावर वाले 9 देशों के पास 12,705 वॉरहेड्स हैं। इनमें से करीब 3,700 वॉरहेड्स ऑपरेशन फोर्सेस के साथ तैनात हैं। करीब 2,000 ऑपरेशनल अलर्ट की स्थिति में है। मतलब जरूरत पड़ने पर उन्हें फौरन तैनात किया जा सकता है। दुनिया के 90% से ज्यादा परमाणु हथियार केवल रूस और अमेरिका के पास है। हालांकि परमाणु हथियार के ये आंकड़े महज अनुमान पर आधारित हैं, क्योंकि ज्यादातर देश न्यूक्लियर वेपन के बारे में गोपनीयता रखते हैं और तो और महज वॉरहेड्स की संख्या गिनाते हैं, लेकिन इससे खतरा कम नहीं हो जाता। न्यूक्लियर सुपर पावर बनना चाहता है ड्रैगन। दुनिया को वैश्विक महामारी में धकेलने वाला चीन अब तबाही के हथियारों के जखीरे में तेजी से विस्तार करने में जुटा है। SIPRI की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अपने परमाणु हथियारों का जखीरा तेजी से बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन ने कम से कम 300 मिसाइल सिलो यानी मिसाइल रखने का स्टोर बना लिया है। इसके अलावा कुछ परमाणु हथियार चीन की सेना ने ऑपरेशनली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा चीन परमाणु मिसाइलों के लिए मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल भी कर रहा है। चीन की नौसेना परमाणु पनडुब्बी भी इस्तेमाल कर रही है। चीन का दावा आत्मरक्षा के लिए परमाणु हथियार। चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे ने सिंगापुर में कहा, चीन अपनी आत्मरक्षा के लिए न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रहा है। 2019 में चीन की मिलिट्री परेड में शामिल हुई परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम TF-41 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल चीन की रॉकेट फोर्स का हिस्सा बन गई है। भारत के लिए बढ़ा खतरा। अपनी बढ़ती ताकत के बीच भले ही चीन कह रहा हो कि वो सिर्फ आत्मरक्षा के लिए हथियारों की जखीरा को तैयार कर रहा है, मगर पेंटागन की एक रिपोर्ट भारत को ड्रैगन से सतर्क रहने की तरफ इशारा कर रही है। पेंटागन की रिपोर्ट में खुलासा। पेंटागन का अनुमान है कि 2027 तक चीन के पास 700 से ज्यादा परमाणु हथियार होंगे। 2030 तक ड्रैगन के न्यूक्लियर वॉरहेड्स का आंकड़ा 1000 तक पहुंच सकता है। लिहाजा भारत को चीन की बढ़ती ताकत को देखते हुए खुद को पूरी तरह से तैयार करने की जरूरत है। SIPRI ने चीन के एटॉमिक हथियार के जखीरे पर भारत समेत दुनिया के देशों को आगाह कर दिया है। SIPRI ने रिपोर्ट्स में कहा कि
सभी परमाणु शक्ति संपन्न देश या तो अपना जखीरा बढ़ा रहे हैं या उसे अपग्रेड कर रहे हैं। ज्यादातर देश दम्भी आवाज में बताते हैं कि उनकी सैन्य रणनीतियों में परमाणु हथियारों की क्या भूमिका है। भले ही दुनिया भर के देश परमाणु हथियारों के जखीरे बढ़ा रहे हो और उसके पीछे तर्क दे रहे हो, मगर हथियारों की ये अंधी दौड़ दुनिया के लिए बेहद चिंताजनक है। भारत से आगे कैसे निकला पाकिस्तान? चीन के साथ पाकिस्तान की बढ़ती परमाणु ताकत भारत के लिए चिंता का सबब है। दरअसल पाकिस्तान के परमाणु जखीरा के पीछे चीन की दोस्ती है। दोनों देशों के बीच 1968 में ही परमाणु क्षेत्र में नॉलेज शेयरिंग की शुरुआत हुई थी। SIPRI की रिपोर्ट्स इस बात की तस्दीक करती है कि पाकिस्तान भी चीन की तर्ज पर परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। सितंबर 2021 में चीन और पाकिस्तान के बीच नया परमाणु समझौता हुआ था। ये समझौता 10 साल तक वैध रहेगा। दोनों देश आपस में न सिर्फ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करते हैं, बल्कि ईंधन की सप्लाई से लेकर रिसर्च रिएक्टर्स बनाने के मामले में भी मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान में बनने वाले सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में चीन की अहम भूमिका रहती है। पाकिस्तान चीन की नापाक दोस्ती का ही नतीजा है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास 165 न्यूक्लियर हथियार हैं। चीन पाकिस्तान के मुकाबले भारत कहां? भले ही चीन और पाकिस्तान के पास भारत के मुकाबले ज्यादा परमाणु वॉर वेपन है, लेकिन भारत अपने परमाणु जखीरे को आधुनिक बना रहा है। 36 राफेल लड़ाकू विमानों के शामिल होने से हवा में न्यूक्लियर ग्रेविटी बम डिलीवर कराने की क्षमता बढ़ गई है। इतना ही नहीं, भारत के पास अग्नि मिसाइल की कई सीरीज है जो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को उनकी हैसियत बताने के लिए काफी है। इसके साथ भारत अपनी नेवी की क्षमता को परमाणु हथियार से लैस करने में जुट चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।